हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये हम जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ओके। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्जाम से उठा के दूसरे एग्जाम में डाल दिया जाता है, तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो मोस्टली आप सारे एग्जामों के क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के जो है वो कर लिया करें। उन्हीं से क्वेश्चन जो है रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा 7th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम जो दिया गया था वो दिया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे। इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। दरअसल और भी लोगों को साथ में लिया जाता है, पर इनको भी जो है वो फिजिक्स कहा जाता है। जैसे गैलीलियो हुआ, आइंस्टीन हुआ, तो इनको भी जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। बाकी मैं आपके नियम बता देता हूँ। इनके 3 नियम थे। तो पहला तो जो कि जड़त्व का नियम कहा गया है, जैसे कि जड़त्व का नियम में क्या था कि जो जैसी वस्तु है वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहर का चीज़ उसे फोर्स नहीं करता या उसके ऊपर क्रिया नहीं करती। ओके, तो ये फर्स्ट नियम था। सिंपल भाषा में मैंने समझाया। जैसे कि अगर कोई ट्रेन चल रही है तो जो अंदर बैठा है यात्री वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अगर एकदम से रुकती है ट्रेन तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ सडनली जो है वो पीछे की तरफ जो है वो चला जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से क्रिया जो है वो चेंज हो गई इस वजह से। जैसे कि आप जो चद्दर रहती है तो उस पर स्टिक मारोगे ना, तो उसके जो धूल के कण होते हैं, जो डस्ट रहती है, तो वो ऊपर उछटती है। तो ये भी जो है वो इसी से लॉ ऑफ इनर्शिया का ही रूल है। सेकंड लॉ की बात की जाए तो जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मास और एक्सेलरेशन दोनों बराबर होती हैं, ओके, फोर्स के बराबर। बाकी थर्ड लॉ जो था कि एवरी एक्शन जो है वो एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी में हम धक्का दे रहे हैं तो उतना ही जो है वो फोर्स हमें उस तरफ से मिलेगा जितने हम इस तरफ से लगा रहे हैं। तो ये थर्ड लॉ था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन है रेडियम, एक्सरे, बारूद या सौर प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल की बात की गई है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन जो है इनका आंसर हो जाएगा। तो इनके द्वारा जो है वो बारूद की जो है आविष्कार किया गया था। और ये स्वीडिश के हैं, तो याद रखना इनकी ही याद में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है ला तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है अगर वो तरल अवस्था से वेपर जो है वो हो रही है, बाष्पीकरण हो रहा है उसका, तो वो क्या होगा, तो वो जो है वो उसको कहते हैं हम इवापोरेशन यानी बाष्पीकरण। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा था। बाकी हम और भी हैं, जैसे जैसे कि बात की जाए यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन दिया हुआ है, तो इसमें क्या रहता है, अगर कोई सॉलिड वस्तु है तो वो सीधा जो है वो वेपर अवस्था में बाष्पीकरण हो जाएगी बिना जो है वो लिक्विड के, ओके। लिक्विड नहीं बनेगा उसका, सीधा सॉलिड से जो है वो गैसीय अवस्था में जो है वो चली जाती है। यहाँ पर बात की जाए तो संघनन संघनन क्या रहता है, गैस अवस्था से सीधे लिक्विड अवस्था में आना। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट चीज़ याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो है वो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड जो दी है इसे लाफिंग गैस कहते हैं, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन आता है, कैसे भोजन आता है। तो आहार नली में जो है वो बात की जाए तो अलग अलग फॉर्म में है। पहले जो है वो इंजेक्शन बात की जाए तो होता है, मतलब अंतःग्रहण होता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आहार नली में किस तरह से आता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद जो है वो प्रोडन होता है, ओके, प्रोपोलेशन बात की जाए। फिर उसके बाद होता है फिजिकल डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। फिर उसके बाद डिफिकेशन होता है, जैसे निष्कासन भी बोलते हैं या एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ओके। तो ये कुछ फॉर्म रहती हैं, आपको क्रम याद रखना है, इन्हीं से क्रम पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके परमाणु रूपांतरण, बी ऑप्शन है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, सी ऑप्शन है एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टकराना, या डी ऑप्शन है अणुओं के उपखंड, ओके।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु विखंडन में क्या होता है, जो यूरेनियम, हम दो यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम 235 करते हैं, एक 239 करते हैं। तो यूरेनियम 235 होता है वो बेरियम और पोटेशियम में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, तो यही जो है उपखंड हो जाते हैं, नाभिक के उपखंड दो हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन भी जो है इंग्लिश में कहते हैं, तो याद रखना। ओके। तो बाकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो किसमें होता है, एटम बम होता है ना, तो उसमें जो है वो परमाणु विखंडन होता है, या नाभिकीय विखंडन की बात की जाए तो उसी के प्रोसेस का रहता है एटम बम, नाभिकीय विखंडन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सोलॉजी का अध्ययन जो है वो किससे कहा जाता है? ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, बी ऑप्शन है जहर, सी ऑप्शन है भूसरण, और डी ऑप्शन है चट्टान। तो आसान सा क्वेश्चन है। टॉक्सोलॉजी मतलब टॉक्सिक मतलब जहर होता है एक तरीके से, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? लीनियस। तो मैंने कई बार बताया है, इनका नाम याद रखना है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सत्या साहेब कोरे, बी ऑप्शन है कुरियन चाको, सी ऑप्शन है बर्गिस कुरियन, डी ऑप्शन है विश्व नारायण पाटिल। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बर्गिस कुरियन। तो भारत में जो भी श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं, बर्गिस कुरियन को जानते हैं। और श्वेत क्रांति से जो संबंधित है वो दूध है। ओके, दूध से संबंधित जो है उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक दवा, जो ये करंट अफेयर्स का जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उस समय एक दवा बनाई गई थी RMAB। ओके, तो वो दरअसल किस बीमारी के लिए आती है, तो ये पूछा गया था। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा रेबीज रोधी दवा। ओके, तो रेबीज रोधी जो है ये दवा थी, जो कि बात की जाए तो रेबीज को जितनी भी बीमारी होती है तो इस दवा से जो है वो ठीक किया जाता है, दवा में जो है काम आती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आर्द्रता मापी, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है हिप्सोमीटर, और डी ऑप्शन है फेदोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो रहता है वो तरल के घनत्व को जो है वो नापने में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी बात की जाए तो फेदोमीटर जो रहता है वो अपना डेप्थ, जो नीचे ज़्यादा गहराई में होती है तो उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डेप्थ को। हाइग्रोमीटर जो रहता है वो नमी से संबंधित होता है, नमी हम मेजर करते हैं। और हिप्सोमीटर जो रहता है तो ये क्या करता है, जो हाइट हुई और एलिवेशन हुआ, तो इन सब में जो है इसका यूज किया जाता है हाइट पे। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की विविधता, सी ऑप्शन है संस्कृत और परंपराओं का संरक्षण, डी ऑप्शन है जानवरों का अध्ययन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पृथ्वी पर जीवन की विविधता। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हम ये जो है वो किसका यूज करते हैं, जिससे जो सूर्य से रोशनी आती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में, तो मोस्टली आपको याद हो तो सोलर ऊर्जा जो रहती है उससे हम यूज करते हैं। जो भी सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से सूर्य ऊर्जा आती है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, फोटोवोल्टिक सेल्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऊर्जा जो है वो बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल ए ऑप्शन, फोटोवोल्टिक सेल्स जो रहते हैं वो विद्युत जो रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ग्रीन हाउस गैसों के आपको सारे नाम याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑक्सीजन जो रहती है वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहती है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सभी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हुए, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो तीन तरह की तरंगें होती हैं, एक इंफ्रासोनिक होती है, एक ऑडिबल या साउंड वेव होती है, और जो लास्ट रहती है तीसरे नंबर की वो अल्ट्रासोनिक रहती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक की बात की गई है,
तो अल्ट्रासोनिक क्या रहती है, 20,000 हर्ट्ज से जो है वो ऊपर की तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को, ऑप्शन जो दे दिए हैं वो 20 किलो हर्ट्ज दे दिया गया है, जो कि 20,000, क्योंकि 20,000 किलो हर्ट्ज जो है वो 20 किलो हर्ट्ज जो होता है वो दरअसल 20,000 हर्ट्ज ही होता है एक तरीके से। तो उससे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होंगी ना उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे डॉग हुई, कैट हुई, बैट हुई और जो मच्छर हुए, तो ये जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो तरंगे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो इंफ्रासोनिक हुई तो वो 20 हर्ट्ज से जो है वो कम होते हैं। और ऑडिबल साउंड जो हुई वो हमारी जो हमें सुनाई देती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में रहती है। तो ये याद रखना है। इंफ्रासोनिक जो वेव प्रोड्यूस करते हैं वो एलिफेंट हुए, व्हेल हुए, ओके, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या की बात की गई है यहाँ पर। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये प्रोटॉन जो है संख्या दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जो एटॉमिक नंबर रहता है जिसे हम जेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ तो यहाँ पर प्रोटॉन दिया था तो इसलिए हमने प्रोटॉन लगा दिया। बाकी इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। एक एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं प्रेजेंट, और बाहर जो हमारा जो भी चक्कर लगाता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया है कि द्रव्यमान नंबर जो है वो संख्या कितनी कैसे जो है वो होती है, तो ये जो है वो एट्स ए से प्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन मिलके जो है वो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ऑप्शन है लोहा, सीसा, क्रोमियम या तांबा। तो इसका मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो आप पेट्रोल भराने जाते होगे ना, तो वहाँ पर अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सीसा रहित पेट्रोल लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, वो अच्छा पेट्रोल रहता है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो वायु प्रदूषण के कारण जो है वो धातु रहती है जो अधिक भूमिका निभाती है वायु प्रदूषण में। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, बी ऑप्शन है पौधों का विकास, सी ऑप्शन है रेशम के कीड़ों का पालन, और डी ऑप्शन है मत्स्य पालन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी जो रहती है वो एपीकल्चर कहा जाता है उसे, और बात की जाए तो जो मत्स्य पालन रहता है उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। तो ये भी याद रखना। और जो गार्डन से संबंधित होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कहा गया है कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7.35 से लेकर नहीं 7.45 के बीच में। तो जो हमारा मनुष्य का जो रक्त रहता है वो दरअसल क्षारीय रहता है, वेसिक रहता है, याद रखना है। और 7 से जो ज़्यादा रहता है उसे हम क्षारीय बोलते हैं, 7 से कम जो रहता है वो एसिडिक रहता है यानी अम्लीय रहता है। तो याद रखना। और मनुष्य के शरीर में जो है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है ब्लड। ओके, ब्लड जो रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जो कि बात की जाए तो प्लाज्मा हुआ, और जो ब्लड कार्सल्स रहती हैं आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, तो उनसे मिलकर जो है वो बना रहता है। अगर आपसे पूछ लिया है कि टोटल बॉडी का कितना रहता है, तो टोटल बॉडी अगर जिस मनुष्य की एंटायर बॉडी के वेट की बात की जाए तो उसका जो है वो 7 से 10% के बीच में रहता है। ओके, अगर किसी मनुष्य का जो है वो वेट कितना है उसका हम 7 से 10% निकाल लेंगे, वही जो है वो उसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है फ्रंटल, बी ऑप्शन है जांग की हड्डी, सी ऑप्शन है रिब्स, और डी ऑप्शन है टखनी की हड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिब्स की हड्डियां कहा जाता है। और बात की जाए तो मनुष्य में जो है वो 206 हड्डियां होती हैं, और एक चाइल्ड की बात की जाए
तो 306 होती हैं। 300 के आसपास अगर कोई आपको वैल्यू दिखे 300 350 के, तो वो ऑप्शन लगा देना। बाकी बोन जो हड्डियों के स्टडी को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और बोन से बोन को अगर वो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। और बात की जाए तो बोन से मसल को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बस यहाँ पर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दरअसल वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे थोड़ा सा याद है कि वहाँ पे पूछा गया है कि यूरेनियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बस दे दिया है कि पिच ब्लेंड जो है वो किससे संबंधित है, तो यूरेनियम से संबंधित है। तो ये याद रखना है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमें मोटिवेट करता है। तो अपना लाइक, कीमती लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।